गुड इवनिंग। अब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये जो लोग इंटरनेशनल बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग के लिए ये जो चैप्टर होगा ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और एडवांस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने डील करे हैं, और थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कुछ मुश्किल चीज़ें अगर आप तो सीख लेंगे तो बाकी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। हर चैप्टर के पहले 10 मिनट में एक सवाल पूछते हैं। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो ठीक है, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके पहले भी मैंने पूछा था एक सवाल, और अभी उसका भी आंसर नहीं दिया है। एक आप लोग को होमवर्क में दिया था, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आज भी होमवर्क में देंगे। और फिर इस तरीके से जब टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे फर्स्ट पेज वाले, और 3 क्वेश्चन उधर के हो जाएंगे, तो उसका एक हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आपके पास पूरा टाइम है उन क्वेश्चंस को हैंडल करने के। क्लियर? ये कवर पेज है रेसनिक का। सबसे ऊपर यही वाला हम लोग को दिखाई पड़ता है, खास करके जो 6th एडिशन था। और इस चैप्टर में भी सबसे पहले यही है। ये जापान का एक वॉल्केनो है। जब वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो आसमान में ऐसी कुछ लाइटिंग दिखाई पड़ती है, और आवाज भी आती है, थंडरस्टॉर्म जैसा होता है। ठीक जो, और वॉल्केनो में से जब अंदर से लावा निकलता है, तो ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, मतलब जो एटमॉस्फेयर है क्यों इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है, यही आपको अब की बार ढूंढना है अपने आप। अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर में भी मिल जाएगा, और चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक सोचने का भी टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फोर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसी के बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था उसी से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फील्ड बनी थी। और इसके बाद जो अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म होगा, उसमें पहले हम लोग फील्ड डिफाइन करेंगे, उसके बाद फोर्स डिफाइन करेंगे। और आइंस्टीन ने तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही मानने से मना कर दिया था। बेसिकली वो हर चीज को फील्ड ही माना करते थे, और अगर फील्ड अगर आपको समझ में आ जाती है तो फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। E=F/Q0 होता है। ठीक, तो एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से चारों तरफ से का जो एटमॉस्फेयर बनकर तैयार होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वहां पे जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, और उसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। वो अट्रैक्टिव लगता है, रिपल्सिव लगना है, या एक तो ये भी डिसाइड होगा और मैग्नीट्यूड भी डिसाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो ये चार्ज है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही चार्ज लेकर के आते हैं तो इस पॉइंट से लेके जहाँ पे हम लोग का चार्ज रखा हुआ था यहाँ तक एक सिग्नल आएगा लाइट की स्पीड से, इसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई एक चीज आ गई है। सॉरी। और उसके ऊपर आपको ऐड करना है, और फिर यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ तक जाएगा, एंड देन दिस चार्ज विल, जो भी हम लोग दूसरा चार्ज लेके आए तब ये थोड़ा सा फोर्स महसूस करेगा। एक और बात को, हम लोग जो भी चार्ज हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत ही छोटा सा होगा। ऐसा ना हो कि जो हमारा चार्ज है वही इफेक्ट होने लगे। हमको देखना है कि इस जो भी ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी, तो वो चार्ज हम लोग का बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर रिपल्शन का अगर इससे दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव था, और अगर ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा चार्ज था वो निगेटिव चार्ज था। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी हुई है कि कितनी कितनी होती है। एट द सरफेस ऑफ अ यूरेनियम न्यूक्लियस 3 × 10⁻21 यूरेनियम न्यूक्लियस, समझ रहे हैं? इतनी ज्यादा क्यों हो गई? इतनी ज्यादा इसलिए हो गई, यूरेनियम न्यूक्लियस ही लिया हम लोगों ने क्योंकि अंदर ढेर सारे प्रोटॉन हैं। ठीक, अंदर ढेर सारे प्रोटॉन हैं, उन प्रोटॉन की वजह से, और दूरी बहुत कम है। न्यूक्लियस की जो रेंज होगी लगभग कितनी होती है? आप लोग तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वैसे भी मालूम होनी चाहिए। सेकंड पार्ट तो कंप्लीट ही है हम लोगों का। न्यूक्लियस की रेंज कितनी होनी चाहिए?
10 टू द पावर माइनस, यहां तो सुनाई पड़ा, आगे नहीं सुनाई पड़ा। माइनस कितनी होगी बताएं, कितनी होगी? एक आंसर आया, कितना आंसर आया? 23। ये इन्होंने इसको अवोगाद्रो नंबर से कुछ रिलेट करने की कोशिश करी है। -10 में होती है, ऐसा अस्तित्व बता रहे हैं। इस आप लोग का नाम भी हमेशा के लिए अमर हो गया है। एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है एटम के साइज की, तो ये होती है 10 टू द पावर -10। दिस इज द यूनिट ऑफ एटम। ठीक, और यहीं से एंगस्ट्रॉम बना है। हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो 10,000 पार्ट होता है। ठीक, तो वो 10 टू द पावर -15 की रेंज में जाएगा। और दो प्रोटॉन्स के बीच में या दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसकी रेंज जो है वो 10 टू द पावर -18 के आसपास होती है। उषाद तो 23 तक पहुंच गए, तो वो उनको लगा कि 23 एक नंबर है अवोगाद्रो का, उसी से डिवाइड कर दे। अब देखिए दूसरा है, विद इन हाइड्रोजन एटम एट अ रेडियस ऑफ दिस मच। तो आई हैव, ये हाइड्रोजन एटम हम लोग बात करें, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से देख लिया 10 टू द पावर 10 के रेशियो में कम हो गई। इतनी कम हो गई है, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा है, 10 टू द पावर 11। और और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 6। इस फिगर को आप लोग याद रखिएगा, दिस में बी वेरी हेल्पफुल। आपके कैपेसिटेंस में, कहीं भी लाइटिंग में, कुछ भी, जब एटमॉस्फेयर में जब ये हो जाता है तब इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है और बिजली कड़कने लगती है। ठीक, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 के। तो अंदर सोचिए, अंदर क्या स्थिति रहती होगी हाइड्रोजन एटम के या किसी भी एटम के अंदर बाहर, कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेम द नियर द चार्ज चार्ज ड्रम ऑफ फोटोकॉपियर, जहां से फोटोकॉपी आपकी होती, जो ड्रम जो होता, वहां पे 10 टू द पावर 5 के आसपास है। चार्ज कॉम 10 टू द पावर 3। इन द लोअर एटमॉस्फेयर 10 टू द पावर 2। और इनसाइड द कॉमन कॉपर वायर ऑफ हाउसहोल्ड सर्किट 10 टू द पावर -2। जो आप पे घर के अंदर जो कॉपर वायर गया हुआ है, जहां से लाइट आ रही है, वो इतनी कम होती है। देखिए, अच्छा, पाम को छूने से आप टपकते नहीं है, और तो वायर को छूने से टपकते। फिर अभी बात करेंगे उसके बाद, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम लोग, वरना यहीं पे अटक जाएंगे हम लोग। ठीक, और जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर कूलाम होगी। ये लगभग सारी बातें हम लोग की हो ही चुकी हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज वेयर दे ओरिजिनेट एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये अगर प्लेट रखी है, ये टेस्ट चार्ज लाएंगे, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इधर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये, अच्छा, अब ये इधर की तरफ इधर लग रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो भी इधर लगेगी। जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द जो भी चार्ज चीज है, चार्ज ऑब्जेक्ट, उससे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एट वेरियस पॉइंट्स अराउंड अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर होता है क्योंकि फोर्स वेक्टर है, इसलिए फोर्स अपॉन क्यू जीरो भी ये भी वेक्टर ही होगा। और ये देखिए निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो अंत तो उस तरफ भाग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को एरो ऐसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक, टूवर्ड्स, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे वो उसी तरफ मूव करेगा। जैसे यहाँ पे हमने कोई चार्ज रखा हमने, तो ये इसी के अलोंग ये अंदर की तरफ आएगा, इसी लाइन पे चलता। ठीक, तो कट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आप लोग को लांस फोर्स मालूम है, उसके ऊपर हम लोग ने पिछले वीडियो में बातचीत करी थी हम लोगों ने।
जो लोग प्रेजेंट है क्लास में उन लोग ने भी ध्यान दिया होगा, जो लोग क्लास में नहीं उन्होंने भी देखा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो भी चार्ज लाए हैं उससे हम लोग ने डिवाइड कर दिया एफ अपॉन क्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। वही 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू चार्ज रखा है, ढेर सारे अगर चार्जेस हैं तो हर एक की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसको हम लोग वेक्टरली जोड़ेंगे। जैसे वेक्टर आप लोग जोड़ा करते हैं तो वैसे ही यहाँ भी आप लोग ऐड करेंगे। दो चार्जेस है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, दो चार्जेस रखे हैं। पॉजिटिव से दूर आएगी, नेगेटिव की तरफ आएगी। अगेन दे विल नॉट कट, ठीक। और जितना दूर से होती हुई आएगी उतना बड़ा सर्किल पूरा कंप्लीट करेगी। ये आपको दिखाएगा। दोनों अगर सेम चार्जेस है तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और सब दूर दूर भागेगी। अगर ऐसी शेप है इसका ये दोनों सेम है, अगर इस तरह की शेप है तो अगर एक से निकल के दूसरे में मर्ज हो रही है तो इसका मतलब कि ये दोनों अपोजिट है। जिससे निकल रही है वो पॉजिटिव है, जिसमें आ रही है वो नेगेटिव। चेक पॉइंट 1, the figure here shows a proton P and an electron E on an x-axis. What is the direction of the electric field due to the electron at point S? And at point R, what is the direction of the net electric field at point R and point S? What is the direction of the electric field due to the electron? इलेक्ट्रॉन की वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा? एस किधर? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, एस पे देखना है हम लोगों को, तो ये हम लोगों का इस तरफ होगा। आर पे देखना है तो इस तरफ होगा, ठीक। अब ये तो हो गया आसान से सब। अब थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसमें आप लोग को बुद्धि लगेगी। देखते हैं कि कौन कौन बता पाता। आर पे पूछा है इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बता। लेफ्ट टू राइट, इधर। हम्म, इस पे क्या लोग एग्री कर रहे हैं, इस पे कितने लोग एग्री कर रहे हैं? नीचे वाले पे दो लोग हो गए, हाँ। ऊपर वाले पे अच्छा एक जने और आगे नीचे। वो भी सोच रहा है, उसको टाइम लगेगा। आप लोग बताएं, आप लोग के पहुंचने का जो रीजन देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फील्ड लग रही है आर पे वो इस तरफ लग रही है, और प्रोटॉन की वजह से जो फील्ड लग रही है वो भी इसी तरफ लग रही है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फील्ड लग रही है वो बड़ी है, और प्रोटॉन की वजह से जो फील्ड लग रही है वो छोटी है, ठीक? अच्छा एस पे क्या होगा? क्या मतलब? हमको फाइनल बताइए किस तरफ लगेगा एस पे। लेफ्ट टू राइट, हाँ। फिर आप लोगों का गलत हो गया, एस वाला गलत हो गया। एस पे जो फील्ड जो नहीं नहीं नहीं, ठीक है। एस पे जो ठीक है, ठीक है। एस पे जो फील्ड लग रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से वो लग रही है इस तरफ, और जो प्रोटॉन की वजह से लग रही है वो लग रही है इस तरफ, लेकिन प्रोटॉन वाली है छोटी। तो ये तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है जो कि प्रोटॉन की वजह से एस पे लग रही है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की वजह से लग रही थी वो भी वही सही होगी। तो ये आप लोग का दोनों क्वेश्चन सही हो गया चेक पॉइंट 1 का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम लोग ने इसके पहले हम लोग जब एनसीईआरटी हम लोग ने डिस्कस किया था तो उस टाइम पे ये हम लोग ने, हाँ, जब एनसीईआरटी पे हम लोग ने बात की थी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम लोग ने उस समय बात किया था। ये रेस्निक से तो प्रूफ वही रहेगा जो उसमें था। डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बीच की दूरी है डी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ से निकाल रहे हैं, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, और जो पॉजिटिव वाला होगा वो आपका डोमिनेट करेगा, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ की तरफ लगेगी।
क्लियर? क्योंकि ये वाला इसके ज्यादा पास है, तो डिस्टेंस कम होगी तो फील्ड ज्यादा होगी। ये आर प्लस आर माइनस करके इन्होंने दिया हुआ है, ई प्लस ई माइनस करके दिया हुआ है, आर प्लस आर माइनस से दिया हुआ है। जो एनसीईआरटी में जो मेथड थे उन्होंने यहाँ पे उसको डी की जगह 2a लिया था, लेकिन रेसनिक में सिर्फ डी ही लिया है, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट है, जो डाइपोल मूवमेंट पी है, पी क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, पी क्या होता है, चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, तो क्यू इनटू डी, तो शायद बोल रहे हैं 2d। भाई जब 2a लेंगे तब 2a होगा, जब d लिया है तो d होगा। बीच की डिस्टेंस, ये बीच की डिस्टेंस को दुगना नहीं करेंगे। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल है। ई प्लस ई माइनस कर दिया है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस स्क्वायर आर माइनस स्क्वायर। आर प्लस मतलब जो जो प्रोटॉन की वजह से, आर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इस जेड माइनस हाफ डी, क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस उन्होंने बीचों बीचों बीच से ले रहे, यहां से लिया है, तो ये वाली दूरी जो है यहां से लिया हम लोगों ने। तो ठीक है, तो ये वाली दूरी आपकी कितनी है, यहां से दूरी जेड है, ठीक, तो यहां से दूरी कितनी हो, आपकी हो गई आर प्लस जेड माइनस डी बाई 2, और यहां से दूरी कितनी हो गई, जेड प्लस डी बाई 2, ये जेड माइनस डी बाई 2 और ये जेड प्लस डी बाई 2, यही इन्होंने यहां पे लिखा भी है। जेड स्क्वायर बाहर कर लिया है, 1 माइनस जो भी बाकी चीजें थे ब्रैकेट में आ गई। ब्रैकेट को सॉल्व करना आप लोग को मालूम ही है, ये a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे इन्होंने भी किया, ठीक, यहां तक बात, कहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। और कुछ चीजें आपकी, ये जो है कुछ चीजें आपकी ऊपर चली गई, जब जोड़ा था हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया था, 2ab हम लोग यहाँ पे ऐड हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2 इंटू डी बाई 2z, तो 2 हम लोग का, इससे हम लोगों का 2 इंटू डी बाई 2z हम लोग का मल्टीप्लाई होकर 2d/z आ गया, तो वो चूंकि 4 हो गया था, 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, तो 4 इंटू ए इंटू बी, ए यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू क्या है, डी बाई 2z, तो एक 2 उस 4 से कट गया, तो 2d/z बचा ऊपर, ठीक, ये 2d/z बचा, और ये नीचे d/2z का होल स्क्वायर आपका आ गया। यहां से भी हम लोगों ने क्या करा है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, और जो ये वाला जेड जो था, ये जेड यहाँ पे आके जेड क्यूब हो गया, क्लियर, और ये वाला 2 इस 4 से कट के 2πε0 बच गया है, जेड क्यूब बच गया है, क्यूडी बन गया है, और d/2z जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो डाइपोल होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होते हैं कि जो डाइपोल है बड़ी अजीब सी चीज है, दो चार्जेस मिलकर के जरा सी डिस्टेंस है, एंड नाउ दे बिहेव लाइक एन सिंगल चार्ज, शायद से जीरो हो जाना चाहिए था, और बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस है, तो चार्ज पार्टिकल की तरीके से डिस्टेंस, और पूरी केमिस्ट्री के सारा कुछ आपका इसी डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड है, और वो दूरी बहुत कम होती है, पिकोमीटर में है, क्लियर, तो ये हम लोग का इग्नोर हो जाएगा, तो 1/2πε0 QD/z क्यू, तो QD की जगह P हम लोग का आ जाएगा, जब हम लोगों का इस तरीके से है, क्लियर, हाँ, क्या क्या चार्ज डेंसिटी, क्या चार्ज डेंसिटी, अच्छा इधर, अरे चार्ज क्यों है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कोई चार्ज कितनी कितनी दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है,
उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सरफेस चार्ज है उसको सिग्मा से, और जो पूरा चार्ज जो वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूटेड उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर। ये चार्ज डेंसिटी तुमको बहुत अट्रैक्ट करती है। तुम लोग खुश हो जाते हो चार्ज डेंसिटी देखा, खुश हो गए। What is the electric field E at a point P distance Z on the plane of the ring along its central axis? बेटा देखें थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को जो अब जो काम करना हो आप लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन इस्तेमाल होंगे ज़्यादा। और इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग के ज़्यादातर सवाल है वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं, इंटीग्रेशन ही खूब इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा जो लोगों के पास मैथ्स नहीं उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो, अगर हम फील करेंगे तो, और नहीं फील करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। रिंग की वजह से यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फॉर्मूला। ठीक, तो ये फॉर्मूला तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। क्यू जेड 4πε0 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जेड ये वाली दूरी है, क्यू वो जो चार्ज जो पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सही देखते हैं तो पूरे रिंग जो है उसके ऊपर पूरा चार्ज हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो रिंग पतली से हम लोग लेयर हम लोग मान लेते हैं, बहुत पतली सी। ठीक है, उसको लीनियर ही मान ले, कोई वायर है उसी को मोड़ दिया है तो रिंग बन गई। ठीक है ना। तो जो चार्ज है वो जो चार्ज कितना था आपका, क्यू क्यू चार्ज था, और वो कितनी दूरी भर में फैला हुआ है, 2πr में फैला हुआ है। अस्तित्व, ये देखिए चार्ज डेंसिटी मिल गई आपको। ठीक है, और यहाँ पे कुल कितना चार्ज हुआ, ds दूरी ले ली हम लोगों ने, तो जो ds दूरी लिया हम लोगों ने तो वो हो गया लैम्डा इंटू ds चार्ज हो गया। ठीक, ये दूरी r है, ये z है, तो ये जो दूरी है वो हो गई अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस है ds से पॉइंट p के बीच की। तो ds से पॉइंट p के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी डी की तरफ, इसका एक फैक्टर इधर लगा डी कॉस थीटा। ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये एक फैक्टर इधर लगा, ये हम लोग का डी साइन थीटा होगा। तो अगर इधर से लग रहा है तो इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक और पॉइंट होगा जिसकी वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी जो कि आपके इस तरफ लग रही होगी, ये भी एंगल थीटा ही बन रहा होगा, इसके भी दो फैक्टर हो रहे होंगे, ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ये वाला फैक्टर आपस में ऐड होगा। क्लियर। हाँ, तो ऐड होगा तो दुगना ही होगा क्योंकि बराबर है। तो जो डीई पहले कितना लग रहा था, डीई कॉस थीटा लग रहा था, अब ये 2 डी कॉस थीटा लग गया। ठीक, तो ये 2 डी कॉस थीटा हो गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं, और कॉस थीटा बराबर कितना हम लोग का है, ये z अपॉन दिस, बेस तो z ही हुआ इस थीटा के लिए। आइए हम लोग डी कंसीडर करते हैं, डी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, जो भी है मतलब डिस्टेंस क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो होना, यही तो होगा। क्यू क्यू की जगह डी क्यू, जो छोटा सा चार्ज है, जो छोटा सा चार्ज है ये हम लोग का डी क्यू है, छोटा सा चार्ज जो यहाँ पर है, जो डीएस पे है छोटा सा चार्ज, यही यही होगा डी। तो एक तरफ कर लें हम लोग। ठीक, ये डी हो गया, तो ये क्या 2 डी कॉस थीटा है ना। अब ये हम लोगों को ये डी है इनटू कॉस थीटा,
ट्वाइस डी कॉस थीटा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें 0 से लेकर के 2 पाई आर तक, 0 से लेकर 2 पाई आर तक, क्योंकि ये डी क्यू, जो डी क्यू में हम लोग का लेमडा डी एस ही हम लोग का आना, ठीक। तो छोटी सी दूरी से 0 से लेकर के पूरी को हम लोग ने कंसीडर कर लिया। तो अब कितना आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा क्यू अपॉन 2 पाई आर था, ये भी बाहर चला गया। डी क्यू की जगह लेमडा डी एस हमने रखा था, तो लेमडा बाहर आ गया, क्यू बाई 2 पाई आर, ठीक। और कॉस थीटा कितना होगा, दिस अपॉन दिस, जेड अपॉन स्मॉल आर, मतलब जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। और ये वाला आर स्क्वायर, ये भी हम लोग का 1/, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट के होकर के ये स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब अंदर ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ डीएस बचा, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो डीएस हम लोग का 2 पाई आर के बराबर हो गया, क्लियर। तो ये 2 पाई आर आपस में कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये है, और क्यू इंटू जेड, क्यू इंटू जेड, ठीक। तो चार्ज रिंग की वजह से जेड दूरी पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, क्यू चार्ज पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू इंटू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, इससे आपके डायमेंशनली भी मामला पूरा सही हो गया, आर स्क्वायर आना चाहिए था, ठीक है। और एक आपको ये वाला जो जेड क्यूब जैसे मीटर आ रहा है, तो नीचे अगर मीटर क्यूब जैसी कोई चीज आ रही है तो 1 मीटर उससे कैंसिल हो गया। ये क्या है, ये काम कंप्लीट हो गया। हम्म, अच्छा ये सवाल है ये। The figure here shows four situations in which charged particles are at equal distance from the origin. Rank the situations according to the magnitude of the net electric field at the origin greatest first. The figure here shows four situations in which charged particles are at equal distances from the origin. अच्छा, तो ये सारी जितनी है सो इक्वल डिस्टेंस पर है। रैंक द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ग्रेटेस्ट फर्स्ट। हर एक की जैसे कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, माइनस क्यू। अच्छा, सबसे पहले इसी को हम लोग कर लें। करने के लिए ये करने के लिए ये हम दे दें आप लोग को करने के लिए, ये होमवर्क हो जाएगा। हम्म, अच्छा होमवर्क, अच्छा नीचे से, अच्छा ऑलरेडी ये पीपीटी बनने में आप लोगों ने ऐसा कर दिया। चलिए होमवर्क, ये तो करना है ना कि ये भी नहीं करना है, ये करना है। The figure here shows 3 non-conducting rods, one circular and 2 straight. Each has a uniform charge of magnitude q along its top half and an other along its bottom half. For each rod, what is the direction of the net electric field at the point P? hmm. ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, वो माइनस क्यू प्लस क्यू। सबसे पहले हम लोग बी वाला देखते हैं हम लोग। एक ये है, एक ये है, तो थ्री नॉन कंडक्टिंग रॉड्स। नॉन कंडक्टिंग रॉड मतलब समझ रहे हैं कि
ये जो है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो उन्होंने बी से कोई एक एलिमेंट हम लोग लेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालनी है। तो ये हम लोग ने एलिमेंट लिया इधर, तो इसकी वजह से इसको मिलाते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर होगी, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और चूंकि ये भी पॉजिटिव इसलिए ये भी इधर होगी। दोनों के ये दोनों फैक्टर होंगे, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, हर एक का एक काउंटर पार्ट मिल जाएगा ऊपर वाले के नीचे की तरफ, जो ये वाला फैक्टर कैंसिल कर देगा, और सिर्फ ये वाले फैक्टर आपके बाकी रहेंगे, यही आपस में ऐड होते चले जाएंगे, तो यही डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर? अगर ये निगेटिव होता ये पॉजिटिव है तो इधर हो गया, और निगेटिव है तो इस तरफ हो गया। ठीक, तो निगेटिव वाले में एक, इसमें पॉजिटिव एक फैक्टर इधर हुआ, पॉजिटिव वाले में एक एक फैक्टर इधर हुआ, एक फैक्टर इधर हुआ। अच्छा, एक फैक्टर इधर हुआ, एक फैक्टर इधर हुआ, इसकी वजह से। ठीक है ना, वो पिछले सवाल उन्होंने एक फैक्टर इधर कर दिया, तो मतलब अगर वेक्टर अगर ऐसे है, दो फैक्टर करते हैं तो एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लॉ से। आपको नींद आ रही है? बैठ जाइए। ये ये निगेटिव वाला है, निगेटिव वाले की तरफ से भी एक फैक्टर आपका इधर होगा और एक फैक्टर आपका इधर होगा पैरेललोग्राम लॉ से। अब की बार ये दोनों फैक्टर हम लोग के कैंसिल हो जाएंगे और नीचे की तरफ लगेगी। क्लियर? और जब रिंग शेप्ड है, इसकी वजह से इधर माइनस है इधर प्लस है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो इधर लगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो आपकी इधर लगी। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इसके दो फैक्टर हुए, एक ये हुआ एक ये हुआ, इसके दो हुए, एक ये हुआ एक ये हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में ऐड हो गए। ठीक? हाँ, तो इसमें फील्ड लगी ऊपर की तरफ, इसमें फील्ड लगी नीचे की तरफ, नहीं इसमें, हाँ, इसमें ऐसे लगी ना, और इसमें नीचे लगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। फिर इंटीग्रेशन का सवाल और थोड़ा खतरनाक है आपकी बात। तो एक चार्ज डिस्क है, पूरे में फैला हुआ है, हाँ अस्तित्व, ठीक बेटा? फिर देखो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आ गई। ठीक, अब इसको लगाने के लिए हम लोग को एरिया निकालेंगे हम लोग। तो एक छोटी सी एरिया हम लोगों ने इसमें बना ली, इसकी मोटाई डी आर है, बहुत ही छोटी सी मोटाई डी आर है। इस पूरे की एरिया कितनी हो गई? 2 पाई आर इंटू डी आर, और इंटू सिग्मा लग गया, तो इतना चार्ज हो गया। ठीक, इस चार्ज की वजह से अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हम लोग की लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो इधर हम लोग लेके जाएंगे तो उसका एक हम लोग का इधर एक इस तरफ का डायरेक्शन होगा, हाँ, वो उसी का एक काउंटर पार्ट होगा जो कि इस तरफ होगा। ठीक, तो ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पोर्शन आपस वाले ऐड हो जाएंगे।
ठीक है ना, मतलब बस ऊपर की तरफ सारी चीजें सब ऐड होती चली जाएंगी इस पूरे की वजह से। ठीक, और ये एंगल हम लोग का थीटा है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हम लोग का थीटा होगा। हम्म, आमने सामने को वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो फील्ड लगेगी आपकी वो डी कॉस थीटा लगेगी, 2 डी कॉस थीटा, इस रिंग की वजह से। जो रिंग हम लोगों ने लिया हुआ है आर डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस हम लोग की वैरी हो जाएगी, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक होगी इंटीग्रेट करते सब। अब हम लोग ने क्या निकाला था, इन्होंने चार्ज निकाल लिया था, तो हम लोग को ये बराबर क्यू है, तो 1/4πε0 अगर हम लोग कर दें, और नीचे हम लोग ये वाली दूरी लिख दें। ये दूरी कितनी है, z² प्लस r², यही तो है। हाँ? नहीं नहीं, z² प्लस r² क्यों है, z² प्लस स्मॉल r²। z² प्लस स्मॉल r² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, z/ इसकी पावर 3/2, स्क्वायर पहले ही था, अंडर रूट एक और ले आए हम लोग, तो ठीक, तो ये 3/2 हो गया। नहीं तो अब सॉरी, ये 2 नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग ने अंडर रूट यहाँ पे ले लिया है, तो या तो हम लोग अंडर रूट गैप कर दें, या तो हम लोग 2 गैप कर दें। हम लोग अंडर रूट हम लोग हटा देते हैं, z² प्लस r² टू द पावर 3/2 इंटू, अच्छा 2d cos। हम्म, तुम लोग को कुछ हम लोग का कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो गए। हाँ, तो कितना आ गया, 1/ε0 इंटू सिग्मा भी बाहर आ गया, ये तो इंटीग्रेट होगा। z अभी अंदर रहने दी, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको इंटीग्रेट करते समय। 3/2 डी आर क्लियर, इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ, मैथ्स वाले डायनेमिक हो जाए। हम्म, अरे बेटा ये आर तो एक उधर छूट ही गया, वो 2 पाई आर था ना जो हम लोगों ने कैंसिल किया था बाहर वाले से, तो 2 पाई, तो एक आर भी तो था यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला आर तो है ही है। हाँ, तो अब हम लोग को z² प्लस r² बराबर, आप मान लीजिए t² z² प्लस r² बराबर t² मान लिया आपने, तो ये हो गया 2r dr बराबर 2t dt। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तो, ये 2 कैंसिल हो गया, और आर डी आर की जगह हम लोग का आ गया ये टी डी टी आ गया। ठीक है ना, तो अब ये कितना हम लोग का हो गया, ये 1/ε0 सिग्मा/ε0 0 टू r z/r। आर डी आर की जगह हम लोग को करना है टी डी टी, आर डी आर की जगह हम लोग को करना है टी डी टी, और ये है टी
टी स्क्वायर टू द पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? इसको टी स्क्वायर माना था, तो ये हो जाएगा टी क्यूब। ठीक, ये टी से कैंसिल हो जाएगा और टी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर लिया था, और जो लिमिट हम लोग ने जो लिया था वो हम लोग ने लिया था 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। ठीक, तो ये दोनों लिमिट्स भी हम लोग के साथ में चेंज हो जाएगी। ठीक, ये लिमिट्स भी तो चेंज होगी। ठीक, तो जब आर बराबर 0 रखेंगे हम लोग, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? जेड। अरे, आर बराबर 0 रखेंगे तो टी बराबर जेड आएगा। और यहां पे क्या लिमिट आ जाएगी आर की जगह पे? और जब आर रखेंगे तो ये लिमिट हम लोग की हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर? और ये नई लिमिट हो गई। तो ये मतलब ये जो आर की जगह ये वाली लिमिट आ जाएगी, और जीरो की जगह जेड हो जाएगा। क्लियर? ठीक, रहने दो उसको, वो तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है। अब हम लोग के पास क्या आ गया? जेड ऊपर आ गया, और बाहर क्या हम लोग का बच गया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 था, एप्सिलॉन 0। ठीक, और ये इसकी 1/t² का क्या होगा इंटीग्रेशन? हाँ, -1/t, -1/t। ठीक, और लिमिट्स आप लोग रख देंगे, लिमिट्स जैसी ही रखेंगे। ठीक, जब z रखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो वो लिमिट रखने के बाद रखोगे ना z, और ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो ये जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? चेक पॉइंट 3। In the figure, what is the direction of electrostatic force on the electron due to the external electric field shown? In which direction will the electron accelerate if it is moving parallel to the y-axis before it encounters the external field? If instead the electron is initially moving rightward, will its speed increase? What is the direction of electrostatic force on the electron due to the external electric field shown? तो इलेक्ट्रॉन है, फील्ड इधर लग रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी इसी तरफ लगेगा। वो इन द फिगर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड शोन? एफ क्या होता है? E इंटू क्यू होता है ना। तो अगर निगेटिव चार्ज भी है तो जो फोर्स जो लगेगा वो उसकी स्पीड कम करेगा, बस, ये उल्टी तरफ लगने लगेगा, कम करेगा तो उल्टी तरफ लगेगा। In which direction will electron accelerate if it is moving parallel to the y-axis before it counters the external field? पहले ये इस तरफ जा रहा था, तो इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगा? If instead the electron is initially moving rightward, will its speed increase, decrease or remain constant?
अगर राइट वर्ड जा रहा होता तब तो उसके ऊपर डिक्लेरेशन लगना होता, तब तो उसकी स्पीड लगातार कम होती जाती। ठीक, तब तो उसकी स्पीड लगातार कम होती जाती, तब तो उसकी स्पीड लगातार कम होती जाती, डिक्रीज। दिक्कत है कि जब वो इधर जा रहा है तो फोर्स हम लोग का किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा ना, क्योंकि अगर स्पीड तो इलेक्ट्रॉन की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी हुई है तो फोर्स हम लोग का इस तरफ, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन होता तब तो इस तरफ लग रहा होता इसमें। तो ये वाला जो जो भी है वो हम लोगों का अब जो टर्न होगा इधर होगा तो वो इस तरफ टर्न होगा। ठीक, एक दो है उसके बाद, एक है मेजरिंग द एलिमेंट्री चार्ज और दूसरा इंकजेट प्रिंटिंग। तो मेजरिंग द एलिमेंट्री चार्ज ये मिल्कन्स का एक्सपेरिमेंट है जिसपे उनको 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला था, और उसमें उन्होंने प्रूव किया था कि जो है ये क्वांटिस जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, मतलब ये सर्टेन इंटीग्रल मल्टीपल में ही रहेगा। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट है। ए कॉलम है, ए बॉक्स है जिसमें ऑयल स्प्रे हो रहा है, इसमें से ऑयल ड्रॉप कुछ आ रही हैं इस चैम्बर में, ये चैम्बर यहाँ से लगा हुआ है स्विच से, और ये स्विच बैटरी से लगा हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रीफाइड मामला रहता है। और ये माइक्रोस्कोप है जहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं, ये इंसुलेटिंग चैम्बर वॉल है। जब कोई जब ऑयल स्प्रे हम लोग इसमें करते हैं, जब ऑयल ड्रॉप स्प्रे किया जाता है चैम्बर ए में, कुछ इसमें से चार्ज हो जाते हैं, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली इस प्रोसेस में। ठीक, तो आप ये उम्मीद करिए कि कुछ ड्रॉप जो है जो ड्रिफ्ट करती हैं डाउनवर्ड थ्रू द स्मॉल प्लेट P1 से कुछ ड्रॉप यहाँ पे आ जाती हैं। हम लोग मान लेते हैं कि वो निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जो स्विच एस जो है ये वाला जो है, अगर जब ये ओपन रहता है तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन अगर बंद हो जाता है तो यहाँ पे एक ये करंट फ्लो होने लगता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है तो उसकी वजह से चैम्बर सी में, तो उसकी वजह से इस जो ड्रॉप आई है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो जो चार्ज है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से वो रिपेल होगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक, और अब उसके बाद हम लोग जो हम लोग मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉप हम लोग कैलकुलेट करेंगे, स्विच ऑन करके और स्विच क्लोज करके, और हम लोग मालूम करेंगे कि चार्ज क्यू का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मिलकर ने देखा कि जो जो वैल्यू ऑफ की जो क्यू जो है वो इसी रेशियो में बार बार आ रही है, क्यू बराबर एन ही चार्ज हम लोगों का आ रहा है। ठीक है, और ई बराबर इतना, तो उसी से मालूम चला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो या तो एक है या तो दो है या पांच है या 10, जो कुछ भी है, एक सर्टेन नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ही। ये था मिल्कन का एक्सपेरिमेंट। दूसरा ये एक और एक्सपेरिमेंट है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से संबंधित है, कि इसमें कैसे तेजी से काम होने लगता है। ऊपर ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि एक इम्पैक्ट प्रिंटिंग के लिए ऑल्टरनेटिव निकाल चाहिए था हम लोगों को, और हम लोग बिल्डिंग का लेटर बाई स्क्विल्टिंग टिनी ड्रॉप ऑफ इंक एट द पेपर इज वन सच ऑल्टरनेटिव। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये पेपर है, यहाँ पर ड्रॉप को जाना है, इंक ड्रॉप यहाँ से चलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसके साथ से वो एडजस्ट करके जिस जगह पे पहुंचना है उस जगह पर ये पहुंचा देगी। तो तो आपको जो भी लेटर है वजह आगे पीछे करने के, अब उसके हिसाब से सारे आते रहेंगे। ठीक है, एक निगेटिवली चार्ज ड्रॉप है जो मूव कर रहा है दो दो कंडक्टर इसके बीच में, ये जो चार्ज जो आ रहा है
ड्रॉप को इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो पेपर को एक खास पोजीशन पर वो स्ट्राइक करेगा, जो डिपेंड करेगा ई पर और इसके ऊपर कितना चार्ज है जो आ रहा है। ठीक, तो ई तो कांस्टेंट रहता है और पोजीशन ऑफ द ड्रॉप जो है कि कहां पर उसकी पोजीशन आएगी वो डिटरमिन की जाती है बाय द चार्ज क्यू डिलीवर्ड टू द ड्रॉप इन द चार्जिंग यूनिट। ठीक, तो जो चार्जिंग यूनिट है उस पर कितना चार्ज आएगा इसके हिसाब से उसकी पोजीशन आ जाएगी, जितना चार्ज है उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। Through which drop must pass before entering the direction system. The changing unit in turn is activated by electronic signal that encode the material to be printed. और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग से ये पूरी चीजें आपकी प्रिंट हो जाती हैं। जिस जगह पे पढ़ना उस जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होते हैं। ये डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल हम लोग ने आपसे लगातार बात कर रहे हैं, कल वाले में भी वीडियो में बात की थी, आज वाले में भी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी 2 मिनट पहले हम लोग ने बात किया था, 2-3 मिनट पहले होगा कि ये हम लोग आपको बताए थे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी आप 105 डिग्री के देखे बना हुआ है, पॉजिटिव साइड से ऑक्सीजन है। और डाइपोल मूवमेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगी हुई है, यहाँ पे ये डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू है, प्लस क्यू पे इधर चार्ज लग रहा है, माइनस क्यू पे इधर फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू का फोर्स इधर है, तो ये इसका जो घूमने का जो पैटर्न है वो इस तरफ होगा, टॉर्क इस तरफ घुमा रहा है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस टॉर्क हम लोग को मालूम है, हम लोग पी क्रॉस ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और पी बराबर आपको मालूम है क्यू ई, क्रॉस है मतलब कि दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट है, तो साइन थीटा आ जाएगा और डायरेक्शन भी वैसे निकल आएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई होगी, कॉस थीटा जाएगा। नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, इतना तो आप लोग को आइडिया हो ही गई है। इन्फिनिटी हम लोग जीरो मानते हैं, उसी सारी चीजें डिफाइन होती है। ये चेक पॉइंट 4 डाइपोल दिखाई पड़ रहा है। The figure shows 4 orientation of electric dipole in an external electric field. Rank the orientation according to the magnitude of the torque of the dipole and the potential energy of the dipole greatest first. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम लोग का क्या था, हम लोगों का P क्रॉस E। ठीक, P क्रॉस E, तो E ये है, ये सब P लगा हुआ है, तो कितना कितना आपको लग रहा है, सारी चीजें सब बराबर है, Q सब पे बराबर है, P सबका बराबर है, ई भी कांस्टेंट है, तो टॉर्क कितना कितना कैसे कैसे लगेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द डाइपोल सब पे बराबर ही लगना चाहिए, बस डायरेक्शन अलग होगा, घूमने का बस डायरेक्शन अलग होगा। ये वाला कैसे आपका घूमेगा, ये वाला कोई ऐसे घूमेगा, ये वाला इधर घूम रहा है, ये वाला इस तरफ घूम रहा है, ये वाला इस तरफ घूम रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल ग्रेटेस्ट फर्स्ट। एंगल, रुक जाइए, इन एंगल हम लोग कैसे देखेंगे हम लोग, हाँ फर्स्ट में एंगल कितना है, पी डॉट ई में एंगल कितना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्या हो कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, पी ई साइन थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, ये दोनों फिगर बराबर है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना।
और इसका घूमने का भी डायरेक्शन सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल ग्रेटेस्ट फोर्स, ये भी चारों इक्वल होनी है। ठीक, पी डॉट ई कॉस थीटा उन दोनों के बीच का एंगल, हर एक एंगल सबके बीच में बराबर है। ये एक फिगर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है, तो फिगर 2231 रेसनिक से है। पार्टिकल 1 है, चार्ज Q1 दिया है -5 कूलम, चार्ज Q2 पे दिया है 2 कूलम, एक्स एक्सिस पे L डिस्टेंस पर फिक्स है। हम लोग को मालूम करना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मान लीजिए हम लोग इसके बीच में कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं। अगर बीच में कोई पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, क्योंकि ये Q1 नेगेटिव चार्ज है और Q2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए भी यहाँ पे नेगेटिव फील्ड एक तरफ होगी, तो दोनों फील्ड आपस में ऐड होंगी, तो वहां तो जीरो हो नहीं सकती। अगर इधर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, आगे इस लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें हम लोग, और यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हम लोग की इधर होगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम लोगों का छोटा है, इसलिए अगर डिस्टेंस छोटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि वो 1 ये Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो हो जाएगी 1/4πε0 5Q अपॉन ये जो दूरी है, इसको इस दूरी को हम लोगों ने x मान लिया। क्लियर? तो ये पूरी दूरी हम लोग की कितनी हो गई, L प्लस एक्स का स्क्वायर, और दूसरी तरफ 1/4πε0 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? ये दोनों कैंसिल हो, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। हम्म, अब हम लोग ने क्या किया, 5/2 इधर कर दिया और L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर कर दिया और ये एक्स स्क्वायर ये कर दिया। इससे क्या होगा, इससे हमको कंपोनेंडो लगाने में हमको आसानी होगी, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने में। ठीक, तो हम लोग दोनों तरफ से -1 कर दे, तो ये 5/2 में तो ये 3/2 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो L स्क्वायर प्लस ट्वाइस LX यहां बचा और एक्स स्क्वायर ये बचा। क्लियर? तो इक्वेशन कितना आपका आ गया, 3x² इधर आ गया -4LX -4L² इक्वल टू 0। अब सीधा लगा दीजिए, x की वैल्यू L के टर्म्स में आनी है, x बराबर -b 4L प्लस माइनस √16L², ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस 4AD 4 3 12, इतना ही हुआ ना, 4 चौक 16L², सॉरी ये 2LX, ये 2L² होगा ना, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4LX, लेकिन ये तो 2L² ही रहेगा ना, तो 3 दूनी 6 चौक 24, 3 दूनी 6 चौक 24, तो ये प्लस 24L² अपॉन 2A मतलब 6, तो कितना हो गया 4L प्लस माइनस √40L² आ गया, तो 2√10L अपॉन 6। ठीक, 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 3 प्लस ये 2 आपका कैंसिल हो गया, दो से किया मैंने, तो कितना हो गया ये 2 प्लस 2L, सॉरी 2L प्लस √10L
बाई 3। ये हम लोग ने क्या निकाला है, एक्स। हमको निकालना क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसमें हम लोग इसमें प्लस एल और अभी हम लोग ऐड करेंगे, तो प्लस एल और हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्लस एल और अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्लस 3 एल और हम लोग का ऐड हो जाएगा। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 5 एल प्लस √10 L/3। क्लियर? दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो दूरी हम लोगों ने निकाली, हम लोगों ने एक्स निकाली है Q2 से यहां तक की दूरी। ठीक, तो Q1 से यहां तक की दूरी ये है, Q2 से यहां तक की दूरी ये है, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट पूछे, इसलिए आपका ये आपका आंसर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोग बना लेंगे। हम्म, यहां से दूर की तरफ निकलेगी और इस तरफ आ रही होगी। क्लियर? इधर से निकलेगी और इधर आएगी। ये इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल है, तो ये 4 पोल वाला दिखा रहे हैं। इसमें 2 डाइपोल्स हैं, इसके डाइपोल मोमेंट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में। मतलब डाइपोल मोमेंट भी दिखा दिया, -p प्लस p। शो दे द वैल्यू ऑफ E on the axis of the quadrupole pole for a point P, a distance Z from its center is given by this। ठीक, तो डाइपोल मूवमेंट की आप लोग को किसी को डेफिनेशन याद हो तो बताइए। क्वाड्रल पोल पे जो डाइपोल मूवमेंट होता है तो वो कितना होता है? किसी भी कोई भी डाइपोल अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, बीच की डिस्टेंस अगर उसकी कुछ भी आप में लीजिए, 2a ले लीजिए, d ले लीजिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4π हाँ बोले, या P बाई Z यहां से लेंगे बीचों बीच से। ये 2p तो नहीं होती है, 2p तो नहीं होती है, ऊपर 2 तो नहीं है। श्योर है आप? एक बार कंफर्म कर लीजिए। मिला क्या? हाँ। हम्म। हम्म। अरे क्लियर? क्लियर? कुछ दिक्कत तो नहीं बेटा? अगर पक्का ना खो फॉर्मूला हो तो याद रखो, श्योर बेटा, पानी पिलाई जैसा। तो ये हम लोगों का इतना आगे इस दोनों। अब हम लोग इस P की वजह से जो हम लोग लेंगे, जो डाइपोल मूवमेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की होगी, इस P की वजह से वो कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा। E बराबर 1/4πε0 2p बाई Z माइनस d/2 का स्क्वायर। क्लियर? हम्म। और इसकी वजह से जो दूसरा वाला जो है
जो ये वाला है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, इसको हम लोग E1 बोल देते हैं, इसको हम लोग E2 बोल देते हैं, 1/4πε0 2p बाई z प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? जब ऊपर मीटर तो ये यहाँ पर आपका z क्यूब है, ये z क्यूब है। क्लियर? ठीक, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ के डायरेक्शन पे है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में, इसलिए इसलिए E1 में से E2 हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। तो जब अब आपको E1 माइनस E2, ये 2p/4πε0, ठीक है ना, 1/z माइनस d/2 का होल क्यूब माइनस 1/z प्लस d/2 का होल क्यूब। क्लियर? 2p/4πε0 इंटू ये नीचे का हम लोग का z² माइनस d²/4 का होल क्यूब। क्लियर? तो इसका होल क्यूब माइनस उसका होल क्यूब, वो कितना आपका आ जाएगा, z³ प्लस d/2 का होल क्यूब प्लस 3z² d/2 प्लस 3z d²/4। ठीक, ये इसका हम लोग का आया। और अब नीचे का हम लोग z माइनस d/2 क्यूब का हम लोग अलग से ले रहे हैं, वो माइनस साइन के साथ, माइनस z³ माइनस d/2 का होल क्यूब, ये प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस आना है। ये आपका, फिर आपका ये 3z² d जो है आपका यहां पर माइनस होगा, माइनस 3z² d/2 माइनस होगा, ये माइनस आना था और माइनस साइन के साथ होना है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा ना, z इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अच्छा 3z, और ये हो जाएगा 3z d²/4। एक माइनस होना है, एक प्लस होना है, कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा इसमें से, 3z d²/4, ये आपका होना था प्लस और हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ इसलिए हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। तो आपका z³ कैंसिल हो गया। ये दोनों टर्म बहुत छोटे हैं, इसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। ठीक, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो एक ये बच गया, एक ये बच गया। ठीक, तो ये दोनों जब आपका ऐड हो गया तो ये d/2 आपका गैप हो गया, तो 3z² d हो गया। तो अब आपका कितना हो गया, 2π/4πε0 3z² d अपॉन z⁶। क्लियर? ये z² इससे कैंसिल हो गया, ये z⁴ बच गया। क्लियर? अब आपका आ गया। ठीक है, q बराबर 2qd², q बराबर, इसमें ये q इंटू डी है, p जो है q इंटू डी है, एक d ये भी आ गया, तो ये 2pd मिलकर के हो गया, 2pd मिलके हम लोग का हो गया q, हो गया q अपॉन 4πε0, ये 3 हो गया, ये 3 ये आ गया और z⁴ ये आ गया।
क्लियर? ठीक, ये क्यूब वाले में हम लोगों ने पिछली बार स्क्वायर कर दिया था इसलिए गड़बड़ हो गया था, लेकिन जब भी हम लोग डाइपोल लेते हैं तो नीचे क्यूब आता है क्योंकि 1 मीटर ऊपर आ चुका है डाइपोल मूवमेंट में। ठीक, क्यू इंटू ए है ना, क्यू इंटू डिस्टेंस है ना, तो 1 मीटर आ चुका था। In figure 2245, two covered plastic rods, one of charge plus q and the other of charge minus q, form a circle of radius r बराबर 8.5 centimeter in the xy plane. The x-axis passes through both of the connecting points and the charge is distributed uniformly on both rods. If q बराबर this pc, what are the magnitude and direction of the electric field E produced at P? At the center of the circle. पहले देख लें हम लोग यहाँ पे ये दो सर्किल दिए हुए हैं, कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है। इसकी यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो हम लोग की इस तरफ लगेगी। ठीक, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। ठीक, और इसकी वजह से एक फील्ड जो है एक इधर भी लगेगी, इसका एक काउंटर पार्ट एक इधर भी होगा, उसकी वजह से भी दो फील्ड हो जाएगी, तो ये वाली फील्ड हम लोग की आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, तो इसकी तरफ से भी एक काउंटर पार्ट इधर होगा, तो ये फिर दोनों फील्ड इधर लगेगी, फिर इधर की तरफ एक एक फैक्टर आएगा और इधर की तरफ फिर से एक फैक्टर और आपके दो फैक्टर और ऐड हो जाएंगे। तो कुल 4 फैक्टर होंगे यहां से यहां के बीच में। ठीक, तो यहां से यहां के बीच में एक कोई हम लोग कोई छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, कोई छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं उसके डीएल जैसा, लेमडा डीएल चार्ज हो गया उसके ऊपर। लेमडा बराबर हम लोग का कितना दिया हुआ है, क्यू क्यू बाई इस पूरे में हम लोग का घूमा हुआ क्यू बाई पाई आर इंटू डीएल। ठीक, डीएल को हम लोग आर डी थीटा भी लिख सकते हैं, जो हम लोगों की डेफिनेशन हुआ करती थी रेडियन की, थीटा बराबर एल बाई आर। तो अगर छोटा सा एंगल डी थीटा डीएल है तो हम लोग डीएल बराबर आर डी थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन पाई आर इंटू, अब ये वाला आर है आर डी थीटा, आर आर कैंसिल हो गया, तो हो गया क्यू बाई पाई डी थीटा। ये हम लोग का छोटा सा एक एलिमेंट हम लोग को मिल गया। क्लियर? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की कितनी होगी, ई कॉस थीटा। इसकी वजह से ये जो हम लोग एंगल जो बन रहा था ये थीटा था, तो ये भी थीटा हो गया था। नहीं, ये वाला एंगल थीटा था ना, हाँ, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो पाई बाई 2 से 0 के बीच में एंगल ये रेंज कर जाएगा, ई कॉस थीटा, ये पाई बाई 2 से 0 के बीच में। ठीक, और ई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी थीटा बाई पाई इंटू कॉस थीटा पाई बाई 2 से 0, सारा कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बाई पाई, अंदर आपका रह गया कॉस थीटा डी थीटा पाई बाई 2 से 0 तक।
इसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक, 0 से π/2 के बीच में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। वैल्यू 1 आएगी, तो 1 आएगी तो आपका यही आपका अब आ गया, पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई। पाई स्क्वायर 4/1, इसकी वैल्यू हम तो सीधे सीधे रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 आ गई। क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, क्यू की वैल्यू आपको दी है 15 × 10⁻−12। ठीक, आर से कोई मतलब ही नहीं रहा हम लोगों को, हाँ, आर से मतलब कैसे नहीं रहा, आर तो हम लोगों ने, अरे आर तो हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया ना यहाँ पे। भाई ई कॉस थीटा में यहाँ पे हम लोग का 1/r² भी तो रहेगा, हाँ, 1/r² नहीं रहेगा यहाँ पे, 1/r² भी तो रहेगा। नीचे वाला तो यहाँ पे उन्होंने इसको कंसीडर ही नहीं, यहाँ तो उन्होंने सीधे सीधे ये वैल्यू हम लोगों ने चार्ज की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, जो यहाँ हम लोगों ने निकाला था। आर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दी 8.5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। चार गुना हम एक कर लेते हैं, 4 गुना तो बात हो ही गई है कि 4 गुना हो जाए, एक करके 4 गुना कर लेंगे, पहले इधर कुछ ना मिस होने पाए, इंटू पाई, इंटू 4 गुना कह रहे हैं सर, अभी ही कर लीजिए। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर गया तो 9 × 4 13 हो गया, 13 में से 12 गया, बचा 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये 8.5 है, ये है, तो इसको क्या किया जाए, एक 8.5 को हम लोग 9 से काट देते हैं, और एक को हम लोग 8.5, एक को हम लोग 9 से काट दिया, ठीक है, तो एक हम लोग 9 से काट दिया, तो ये थोड़ा सा बड़ा था, हाँ, अब की बार ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लगभग, हाँ, तो 2 से कर देते हैं, लगभग आ जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, और ये 4 से पाई काट देते हैं, तो आपका कुल कितना आ गया, 2 × 10, मतलब लगभग 20 के आसपास आ गया, 20 कूलम पर मीटर। क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। क्लियर, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया जो काटा हम लोगों ने, 4 से पाई को काट दिया है, थोड़ा सा बड़ा है, 8.5 से 9 को काटा, ये भी थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर हम लोगों ने 8.5 को हम लोगों ने 15 से काटा, यहाँ पे 2 कर दिया, ये काफी, ये 8.5 का दुगना 17 था, ठीक, तो ये ठीक ठाक कम था, तो वो जो थोड़ा थोड़ा वहां बढ़ा था मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे कम होके बराबर हो गया, थोड़ा सा, हाँ। In figure 2244, a thin glass rod forms a semicircle of radius r = 5 cm. Charge is uniformly distributed along the rod with plus q is equal to 4.5 pc in the upper half and minus q = minus 4.5 pc in the lower half. What are the magnitude and direction related to the positive direction of the x-axis of the electric field E at P, the center of the semicircle? देखिए, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की जो लगेगी वो इस तरफ लगेगी, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी, दोनों के दो फैक्टर हो जाएंगे, एक ये फैक्टर हो जाएगा, एक ये फैक्टर हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितना चार्ज है यहाँ पर। तो
ये वाली दूरी हम लोग की है पाई आर बाई 2 है, तो क्यू बाई पाई आर बाई 2 2 ऊपर चला गया, ये हम लोग का है लेमडा है। और थोड़ी सी दूरी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, जिसको हम लोग डीएल ले लेते हैं, डीएल ले लेते हैं। और डीएल बराबर हम लोग आर डी थीटा भी ले सकते हैं एंगल के। तो हम लोग अब ये लिख देते हैं 2q पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर आर कैंसिल हो गया, तो हो गया 2q बाई पाई इंटू डी थीटा। ये हम लोग का आ गया ये हम लोग का छोटा सा चार्ज आ गया लेमडा डीएल, डीएल इंटू लेमडा डी क्यू। ठीक, तो डी क्यू बराबर हम लोग का ये आ गया छोटा सा चार्ज। इसका एक फैक्टर हम लोग का ये कैंसिल हो गया, और सिर्फ ये इसकी यहाँ से ये हम लोग आ रहा था, ये हम लोग आ रहा था, ये हम लोग ने थीटा मान लिया, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो बस ये वाला पोर्शन बाकी है, तो मतलब डी क्यू कॉस थीटा वाला हम लोगों का लगे, ई कॉस थीटा लगेगा। तो ई बराबर कितना है, डी ई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई डी क्यू, 2q बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू 1/, जो बीच की दूरी है 1/r स्क्वायर। क्लियर? और इसमें हम लोगों का अब वो भी लग जाएगा कॉस थीटा का फैक्टर। तो डी ई एक्स हम लोगों ने ले लिया, डी ई ई वाई ये इसी तरफ लग रहा है, तो वाई की तरफ लग रहा, निगेटिव वाई की तरफ। तो ये हम लोग का ये भी फैक्टर आ गया, कॉस थीटा का फैक्टर आ गया। तो कॉस थीटा का फैक्टर हम लोग का क्या हम लोग का हो गया यहाँ पर, कॉस थीटा का, हाँ कॉस थीटा, ये हम लोग ने थीटा के फॉर्म में कर लिया। इसको पूरे को हम लोग ने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ ये थीटा है, तो यहाँ पे हम लोगों का थीटा हम लोग का 0 है, और यहाँ पे थीटा पाई बाई 2 है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और ये पूरा दुगना है, क्योंकि एक इसकी वजह से ये लग रहा था ई वाई, और एक दूसरा माइनस की वजह से लग रहा था, इसको हम लोगों ने दुगना भी कर दिया। तो अब ये कितना हम लोग का हो गया 2/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हम लोग का बाहर हो गया। और 2q है, सॉरी, ठीक, इंटू 2q 2q बाई पाई इंटू 1/r स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा, ठीक, 0 से पाई बाई 2 की। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा आ जाएगा, 0 से माइनस साइन थीटा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में करेंगे, तो साइन साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ठीक, जो हम लोग को डायरेक्शन दे देगा। और ये कितना हम लोग का हो गया, हाँ 1 आ जाएगा पूरा। तो ये कितना हो गया 4q से ये 4 कैंसिल हो गया, q बाई पाई एप्सिलॉन 0 पाई बाई r स्क्वायर। क्लियर? वो अब बाकी आप लोग को q और r की वैल्यू दी हुई है, वो आप लोग पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं वैल्यू पुट करने में। और 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे कर लेंगे तो और ज्यादा आसान आप लोग को हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू सीधे आप 10⁻9 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है 4.5 इंटू 10⁻−12 होल डिवाइडेड बाई, अच्छा इंटू पाई होल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r है आपका 5 सेंटीमीटर है,
तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बोले अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे हम लोग? पाई ऊपर कैसे? पाई ऊपर नहीं है, पाई नीचे है। हाँ, ये पाई ऐसे कर दीजिए, पाई नीचे आ जाएगा। ये पाई नहीं। तो अब कितना आपका हो गया? ये 2 2 4 9 4 13, 13 12 कैंसिल हो गया, बचा 10। एक 5 से ये कट गया, 2 आ गया, इस 5 से ये 0.9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू 8.1 इंटू 10 होल अपॉन पाई। तो पाई 3.14 से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हम लोग आ जाएगा? 8 को करेंगे हम लोग तो 20 है। अच्छा चलो एक साथ कर लेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3.14 इंटू 10 कहाँ आपका आ रहा है? 40 के आसपास आ रहा है ना? 40 के आसपास आ रहा है भाई। ये हम लोग काटेंगे तो लगभग ये 3.2 के बाद आसपास आएगा 3.16। ठीक? तो 16 3 48, 17 3 54, तो 17 3 51, तो लगभग 50 के आसपास लगभग आ गया। क्या हुआ? कहाँ 640 को आप आ गया? 64 इंटू 10 कितना हुआ? 160। 64 64 कहाँ आपका? अच्छा अच्छा 8 8 64, सॉरी हमने 16 कर दिया, सॉरी सॉरी। 64.1 इंटू 3.1 इंटू 10, यही बोल रहे हो ना? 640 को हम लोग 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 के आसपास लगभग आएगा। 200 के आसपास लगभग आएगा ना? इनकी पावर 2 2 4 9 4 13 12 10, ये 10 तो आना ही आना है। अच्छा ये 0.9 था ना? नहीं तो 9 9 9 9 जो 81, तो 8.1 थी, तो हम लोग का ही। हाँ, -4 गया, ऊपर गया तो 9 4 13, 13 12 1, तो 10 आ गया। हम्म इतना ही तो लग रहा है। 200 के आसपास आएगा। कैलकुलेट एक बार कर लीजिएगा आप लोग। सेमी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग रॉड है, दैट इज इनफाइनाइट इन वन डायरेक्शन ओनली, has uniform linear charge density lambda, show that the electric field EP at point P makes an angle 45 degree with the rod and the result is independent of the distance r। ये उन्होंने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लिया छोटा सा, ये देखिए इस तरीके से उन्होंने ये लाइन खींची, ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपसे पूछा गया थीटा। हम लोग ये थीटा निकालेंगे तो थीटा भी अपने आप ही निकल आएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक फैक्टर इधर लगेगा, एक फैक्टर इधर लगेगा। इसको हम लोग ई वाई बोल देते हैं, इसको हम लोग ई एक्स बोल देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक? तो हम लोग को ई वाई बाई ई एक्स निकालना है। ये एंगल हम लोग का थीटा है, तो हम लोग ई वाई बाई ई एक्स निकालेंगे।
ठीक। तो यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने लिया लेमडा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ले लिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो लेमडा इंटू डी एल हो गया। ये वाली दूरी हम लोगों ने एल लिया है, ये छोटा सा एलिमेंट डी एल ले लिया, तो ये वाली दूरी हम लोग की हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब हम लोग ई निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा दो फैक्टर लेते हैं, तो ई बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डी एल बाई ये दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक। ये ई हो गया। अब इसके जब ई एक्स ले रहे हैं और ई वाई ले रहे हैं, तो जब ई एक्स लेंगे तो हम लोग साइन थीटा ले लेंगे ई एक्स में, तो एल अपॉन फिर हाइपोटेनस यही वाली चीज है, इसका अंडर रूट, तो ये 3/2 हो गया। क्लियर। और जब ई वाई लेंगे हम लोग तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डी एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब की बार हम लोग कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे तो हम लोग कहिए आर अपॉन ये 3/2 हो गया। क्लियर। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करेंगे पूरा पूरा, ये डी ई एस था, ये डी ई वाई था, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग यहां से लेकर वहां तक करना है हम लोगों को। अच्छा तो इसी में हम लोग करें कि हम लोग 0 से इन्फिनिटी ले लें, ये कॉस थीटा के फैक्टर ले लें, कॉस थीटा को लोग थीटा में कन्वर्ट कर देना। थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो वही मतलब से ज्यादा ठीक रहेगा। कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डीएल की जगह कितना हम लोग का हो जाएगा, पूरा बना लो, ये हम लोग हो जाएगा आर आर डी थीटा, आर डी थीटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू, पहले नीचे वाला कर लेते हैं हम लोग आर। ठीक है। हम्म ये डीएल को हम कंसीडर किया ना हम लोग, तो डीएल हम लोग ने किया, हम लोग ने डीएल बराबर आर डी थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता था, तो आर्क बराबर ये जो छोटा सा हम लोग यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं ये थीटा इंटू जो भी रेडियस है, रेडियस हम लोग की यही वाली है, इसी का हमने बना दिया, इसी को रेडियस मानते हैं। तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा और थीटा हम लोग का जो लिमिट हम लोग की हो जाएगी वो 0 से पाई/2 तक हो जाएगी, क्योंकि थीटा जब यहाँ पे रहेगा तो 0 हो जाएगा, जब इन्फिनिटी में जाएगा तो पाई/2 हो जाएगा। और ये आर स्क्वायर हो गया। अब क्या किया जाए इसको, हाँ हाँ एल 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 बराबर हमने मान लिया, मान के लिया, अब तो है ही आपके सामने, एल बराबर आर टेन थीटा हो गया। ठीक। एल बराबर आर टेन थीटा हो गया, तो डीएल बराबर कितना हो गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम्म ठीक। तो ये हो गया आर सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा, और ये वैल्यू फिर से हम लोग ने यहाँ पे रखी, तो ये हम लोग का आर क्यू बाहर हो गया, अंदर बच गया 1 + tan² थीटा, अंडर रूट लिया तो 1 + tan² थीटा और sec² थीटा, अंडर रूट लिया sec थीटा, क्यूब किया sec क्यूब थीटा। हाँ, ये आर से ये r² बच गया, ये r² बाहर चला गया, तो 1/4πε0, ये r² कैंसिल हो गया, ये लैम्डा बचा, अंदर आपका cos थीटा बच गया 0 से π/2। भाई नीचे sec थीटा बचा, sec² थीटा कैंसिल हो गया, ये sec थीटा बचा, sec थीटा ऊपर गया, तो ये cos थीटा हो गया। cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे sin थीटा आ जाएगा, तो π/2 से 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आपकी आ गई, λ/4πε0। क्लियर। अब हम लोग को ये हम लोग ने क्या निकाल लिया है, हम लोग ने ई वाई निकाल लिया है। अब हम लोग को निकालना है ई एक्स, और फिर उसको हम लोग रेशियो कर लेंगे, रेशियो कर लेंगे। ये बचा हम लोग का, तो ई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 बाहर हुआ, लेमडा, अब एल डी एल है इधर, और r² + l² टू द पावर 3/2 है, ठीक। r², हाँ, ऊपर r क्यों होगा, यही तो है भाई, r तो तब आया था जब उन्होंने cos थीटा लिया था ना, तो sin थीटा ले रहे हैं तो l आएगा, ठीक। तो ये हम लोग का कितना आ गया, अब हम लोग ने r² + l² को हम लोग ने t² मान लिया, ठीक। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2l dl बराबर 2t dt, क्लियर। 2 कट जाएगा, तो l dl की जगह हम लोग t dt इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 1/4πε0 t dt, और ये हो गया t क्यूब, इसको हमने t² लिया था, अंडर रूट क्या t बचा, क्यूब क्या t। अब रहा सवाल लिमिट का, ठीक। तो जब हम लोगों ने ये रखा था t² बराबर r² + l², तो जब l बराबर हम लोग का 0 था तो t बराबर r हो गया, और जब l बराबर इंफिनिटी है तो t बराबर भी इंफिनिटी हो गया, क्लियर। अब ये हम लोग का कितना बच गया, ये t² बच गया, तो 1/4πε0, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/t² का, -1/t, 0 से इंफिनिटी, तो नहीं r से, ठीक। तो 1 सॉरी, और ये लेमडा भी बाहर है ना, ये लेमडा है, तो λ/4πε0, कितना बचाइए 1/r, 1/r। यहाँ पे एक r हम लोग का कम आ रहा है ना, हाँ, कहाँ दोनों कट जाएगा, ये दोनों बराबर आना चाहिए ना। ई वाई में हम लोग ने जब किया था तो
एक आर नीचे बचना चाहिए ना, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट पूरा करेंगे तो कितना 1/4 बाहर गया, लेमडा बाहर गया, dl बाई इतना बचा था। तो हम लोगों ने लिया था L बराबर R tan थीटा लिया था, तो dl बराबर R sec स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे हम लोगों ने R क्यूब की जगह R स्क्वायर कर दिया था। हाँ, क्योंकि जब R tan थीटा हम लोग के यहाँ पे आ रहा है तो एक R स्क्वायर इधर आ गया, R क्यूब इधर हो गया, R स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 1/r यहाँ पे बचेगा। बात समझ में आ रही है? ये R tan थीटा है तो ये R स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे हम लोग का R क्यूब आ गया, R स्क्वायर से ये कट गया था तो सिर्फ R हम लोग का बचा हुआ था, तो वो एक R हम लोग का यहाँ भी आ गया। क्लियर? क्योंकि ये दोनों हम लोग के बराबर है तो EX और EY बराबर है, तो इसका मतलब कि जब ये परपेंडिकुलर और वर्टिकल कंपोनेंट जब बराबर, इसका मतलब ये जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड दिखा रही है, तो हर बार 45 ही डिग्री बनाएगी। दूरी के हिसाब से मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। क्लियर? At what distance along the central perpendicular axis of a uniformly charged plastic disc of radius 6 meter is the magnitude of electric field equal to 1/2 magnitude of the field at the center of the surface of the disc? ये डिस्क को लेकर के हम लोग ने एक अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये निकाला था, ये फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था कि E बराबर वो पीछे के आप लोग देख लीजिएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस Z अपॉन प्लस R स्क्वायर। ठीक, तो जब Z बराबर 0 है, सेंटर पे पूछा है, तो जब Z बराबर 0 है तो 0 रख दिया हमने, ये पूरी चीज 0 हो गई, तो E बराबर कितना हम लोग का हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। What distance of the central perpendicular axis of uniformly charged is the magnitude of the electric field? अब इसकी आधी कहां पर होगी, कितनी दूरी पर, ये पूछा। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि Z दूरी पर है, इसकी आधी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस Z अपॉन अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर? ये दोनों इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये कट गया। ठीक, ये 1 इधर आ गया, तो कितना हो गया, 1 इधर आया तो -½ हो गया। तो -½ बराबर माइनस Z अपॉन Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट स्क्वायर नहीं, ठीक, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया ये 1/4 इज इक्वल टू Z स्क्वायर बाई Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर 4Z स्क्वायर, Z स्क्वायर इधर चला गया, R स्क्वायर बराबर 3Z स्क्वायर, तो Z बराबर कितना हो गया, R बाई अंडर रूट 3। क्लियर? जो सवाल जो लोग नहीं, इन लोग से बात कर लीजिएगा। A charged cloud system produces an electric field in the air near Earth's surface. Particle of charge is acted on by a downward electrostatic force of this. तो नीचे की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगी हुई है, फोर्स दिया हुआ है। What is the magnitude of the electric field? इलेक्ट्रिक फोर्स दिया है 3 × 10⁻⁻⁶, ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अपॉन Q कर देंगे, Q यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ये कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 लगभग, कितना आ जाएगा, 16 × 16 14, 16 9, हाँ 1.8 के 1.88 लगभग आएगा। ठीक,
और ये 19 ऊपर चला गया, तो 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, 19 है ना। हाँ, तो कितना हुआ? What is the magnitude and direction of the electrostatic force on proton placed in the field? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि क्यू तो उतना ही है, डायरेक्शन बदल जाएगा, आपकी नीचे आ रहा था आपकी अपवर्ड जाएगा। व्हाट इज द ये थर्ड, ये दो हो गया ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफ ई एल अपॉन एफ जी इन दिस केस। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, एफ बराबर जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या आप लिख दे mg। प्रोटॉन का वेट कितना है? इंटू 10 ले लेते हैं। ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 हो गया। इन दोनों को कंपैरिजन कर दिया आपने, 1.6 तो चलिए कैंसिल हो गया, 26 और 13 में से। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। अब लोग को निकालना क्या है, एफ ई अपॉन एफ जी। तो एफ जी नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 13 10 टू द पावर 26 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9। इतना ही लगभग आता भी है। An electron with the speed of this enters an electric field of magnitude this traveling along a field line in the direction that retard its motion। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उल्टी तरफ ये जा रहा है, कि मतलब स्पीड उसको लगातार कम करे। तो अगर वो ऐसे करके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा है, तो फोर्स ऐसे लग रहा है। तो हाउ फार विल द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द फील्ड बिफोर स्टॉपिंग मोमेंटरली। तो मोमेंटरली स्टॉप करने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, v इजकल टू हाउ फार जाएगा, तो v इजकल टू वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर लीजिए, क्योंकि इससे हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर? और ये v हम लोग को मालूम है कि 0 है, u हम लोग को दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू ए इंटू एस निकालना है और ए हमको मालूम करना है। तो ए मालूम करने के लिए हम लोग एफ अपॉन एम करेंगे। एफ हम लोग का कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई बाई एम। क्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का, और ई हम लोग को दिया हुआ है 10 टू द पावर 3, और ये दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। क्लियर? तो ए कितना हम लोग का आ गया, 19 में 3 गए 16 बचे, 31 गया, कितना बचा, 15। तो 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 15, कितना ही बचा। अच्छा, फिफ्टीन और सीधे कर, अच्छा चलो, कैसे भी इसको ऊपर से 10 भी एक ले सकते हैं हम लोग, 9 से काट सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 14। हाँ बोलो, जहां से 10 लिया 9 से काटा हमने, तो 1.1 लगभग आ रहा है, तो 1.6 इंटू 1.1 करेंगे तो लगभग 1.8 आ जाएगा। ठीक है।
तो 1.8 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसके ऊपर लग रहा है एक्सीलरेशन। ठीक, तो 1 पॉइंट कुछ ले लो, कोई फर्क क्या पड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो ये कितना हो गया, 25 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻14। ठीक, ये हम लोग का आ गया एस, इतनी दूर चलेगा ये। तो कितना चला ये, ये 25/18×2 3.6 इंटू 10⁻−2। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 4×6 = 24, तो 3 8 4 3.5, 4×6 = 24, 7 बार ले लेते। ठीक, लगभग इतना ही आएगा। 7×42 के 2, 80 लाए 4, और 7 21 और 4 25। क्लियर। तो 7 इंटू 10⁻−2 हम लोग का ये आ गया। 7 इंटू 10⁻−2 मतलब 7 सेंटीमीटर लगभग, ये 0 हो जाएगा। क्लियर, तो हटा देते हैं। 7 सेंटीमीटर। हाउ मच टाइम विल हैव elapsed? v = u + at। t बराबर u कितना है, u है 5 इंटू 10⁻6 अपॉन a7 इंटू 10⁻−2। नहीं, 7 सेंटीमीटर, हाँ तो ठीक तो है। नहीं, ये तो हम लोग का, सॉरी, ए तो कुछ और आएगा ना, रुक जाओ। ये तो 7 सेंटीमीटर है, ये तो बेटा दूरी है ना। आपको तो टाइम के लिए u अपॉन ए रखेंगे ना। u कितना है आपका, 5 इंटू 10⁻6 है। और ए तो आपका कहाँ आया था, ए कितना आपका आया था, ए ये आया है ना। हम्म, ये आया है ना। ये लगभग कितना आपका आ जाएगा, ये लगभग 3 से कुछ कम ही रहेगा। 2.6 ले लेते, 2.6 इंटू 10⁻−8, कुछ नैनो सेकेंड। ठीक, 0.26 नैनो सेकेंड। If the region containing the electric field is 8 meter long, too short for the electron to stop within it, what fraction of the electric kinetic energy will be lost in the region? What fraction? ये तो आप लोग का हो गया है ना। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12 mv², और अब नई वाली स्पीड आपको चाहिए, तो ये 12 m प्रोटॉन का रखे रहते हैं क्या, कितना, ये तो m तो कैंसिल हो जाएगा फ्रैक्शन में, v², 5 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। आपको नई वाली स्पीड निकालनी है, v² बराबर u² + 2as से। u है 5 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर -2 इंटू a कितना है 1.8 इंटू 10⁻14, 8 मिलीमीटर, मीन्स 8 इंटू 10⁻³ कितना हुआ ये,
ये हो गया 25 इंटू 10⁻12। तो ये कितना हुआ? 14 में से 3 गए, 11 माइनस 8 दूनी 16 इंटू 1.8। 16 इंटू 1.8 कितना होगा? लगभग 30 हुआ। इतना ही हुआ, हाँ। 30 इंटू 10⁻, माइनस 10⁻11। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का लगभग हो गया 22 इंटू 10⁻12। ये 3 इंटू 10⁻12 हो गया। तो 25 में से 3 गया, ये हो गया। ये हम लोग का वी स्क्वायर नया वाला आ गया। ठीक, तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ इंटू एम इंटू दिस हो गई, और पुरानी वाली ये इतनी थी। ठीक, ये 25 थी, ये 22 है, सारी पावर वही है। अगर दोनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे, हम लोग नहीं कितनी लॉस हुई है, तो लॉस यहाँ पे 3 लॉस हुई है। 3 ही तो लॉस हुई है। हाँ, भाई अभी इतनी बची हुई है, अभी इतनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। हाँ, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर निकाला है ना हम लोग। तो हाफ एम वी स्क्वायर ये, जो हाफ एम तो तीन, तो हाफ तो 3 ही तो आएगा ना। 25 में से 22 जाएगा, 3 ही तो बचेगा। तो ये 3/25, 3/25 हम लोग का फ्रैक्शन बचा। परसेंटेज वाई करेंगे तो इंटू 100 कर दिए। हाँ, लगभग कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हाँ, 25 चौक 100, 12% लॉस हुई। क्लियर? अब बेटा एक ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लीजिए, ठीक है? कोई बहुत मुश्किल से नहीं है। सम इंस्टेंट वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, दो चार्ज प्लेट से Vx दिया हुआ है, Vy दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड J में दी हुई है, मतलब y के डायरेक्शन में दी है। एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो हमको फोर्स ही मालूम हो जाएगा। फोर्स को हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग एक्सीलरेशन मालूम हो जाएगा, जो कि y की डायरेक्शन में रहेगा। What will be the velocity of the electron after its x coordinate has changed by 2 सेंटीमीटर? Vx बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक, और 2 सेंटीमीटर चलने में x कोऑर्डिनेट चेंज बाय 2 सेंटीमीटर, s बराबर दिया है। ठीक, आपको वो निकालना है क्या है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट्स x कोऑर्डिनेट हैज ए चेंज। तो दोनों आपको सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो टाइम निकालने में आपको ये तो सीधे यहाँ पे एक्सीलरेशन तो लग नहीं रहा है, ये दूरी दी हुई है और ये स्पीड दी हुई है, तो दूरी अपॉन टाइम कर, दूरी अपॉन स्पीड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। ठीक, तो जो टाइम आपको निकल जाएगा इस टाइम पर वो कितना चलेगा? Vy वाला आपको ए भी मालूम है, आपको इनिशियल यू मालूम है, ए मालूम है, टाइम मालूम है, तो नई वाली स्पीड भी मालूम हो जाएगी आपको। तो उन दोनों का Vx अपॉन, तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर कर लेंगे, तो Vy स्क्वायर कर लेंगे तो आप लोग को नई स्पीड मालूम हो जाएगी। अब ये जितने भी सवाल बाकी आप लोग कर लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे वो पूछ लेगा। नंबर बस आप लोग को दिया हुआ है, आप उसमें आप लोग वीडियो में जिन लोग को पूछना वो लोग कमेंट कर देंगे, अपना मेल दे देंगे, उस मेल पे हम आंसर भेज देंगे।